ओके, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? मैं कहता हूँ कि 5 स्टूडेंट है, मैं 5 स्टूडेंट को एक बुक दे देता हूँ और उन सारों को कहता हूँ कि भाई आप इस बुक की जो है लेंथ की जो है मेजरमेंट मुझे देनी है। तो पहला स्टूडेंट जो है इस बुक की लेंथ जो है मेजर करके मुझे बताता है कि इसकी जो है लेंथ कितना सेंटीमीटर की है, 12.462 सेंटीमीटर है। दूसरा स्टूडेंट मुझे बताता है कि 12.451 सेंटीमीटर है। तीसरा स्टूडेंट रिजल्ट मुझे बताता है 12.460 सेंटीमीटर, और चौथा और पांचवा बताता है 12.444 सेंटीमीटर, 12.432 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, मेरे पास 5 डिफरेंट स्टूडेंट है, मैंने सेम बुक दिया था, सेम मेरी इंस्ट्रूमेंट दिया था, बट स्टिल जो है क्या है, उन सारों की जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली एक दूसरे से जो है मैच नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली एक्यूरेट जो है मैच नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया? तो देखें, 12.4 सारों के केस में सेम है, 12.4 12.4 12.4, लेकिन फिर इसके बाद आगे यहाँ पर 62 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 32 है। क्लियर हो गया? तो ये जो 12.4 है, जो सारों के केस में क्या है, आपके पास सेम है, इन्हें हम क्या कहलाएगा, एक्यूरेटली नाउन डिजिट कहलाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इस डिजिट को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये आपके पास क्या है, डाउटफुल डिजिट है, इस वजह से हम इसे फर्स्ट डाउटफुल डिजिट कहलाएंगे। इसे हम सेकंड डाउटफुल डिजिट कहलाएंगे, क्योंकि इन जो है डिजिट्स में हमें शक है। सो एक्यूरेटली नाउन डिजिट और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, इनको कलेक्टिवली हम सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट collectively called significant figure। क्लियर हो गया? इन्हें हम क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। ओके, अब हम आगे जो है जनरल रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे आगे लेके जाते हैं वो हम पढ़ेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस इम्पॉर्टेंट जो है डिफिनेशन इसकी नहीं है। ठीक है, जाहिर सी बात है, डिफिनेशन आपको समझ आएंगे तभी आप जो है कैलकुलेशन में कर पाएंगे, और पेपर में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, उन प्रॉब्लम्स में आपको सिग्निफिकेंट फिगर को लेके जो है हल करना होगा। फॉर एग्जांपल ऐड करना है कोई भी दो क्वांटिटी, या कोई भी दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो कैसे जो है आप करेंगे, और इसके रिजल्ट में आप जो है सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह जो है कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जनरल रूल्स की तरफ आते हैं अभी। तो जनरल रूल्स में पहला आपके पास रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 9 तक जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है। ठीक है, चलो मैं इसको मिटाता हूँ और आपको समझाता हूँ। मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, ये लो मैंने इरेज किया है। कहते हैं कि आर नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 47.872, 47.872। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 इज नॉन जीरो डिजिट, 7 इज आल्सो नॉन जीरो डिजिट, 8 7 2 आर आल्सो नॉन जीरो डिजिट। ये सारे के सारे आपके पास क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, इस वजह से ये सारे के सारे डिजिट क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब आप मुझे बताओ कि इस क्वांटिटी में कितने जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका क्या जवाब होगा, आपका जवाब 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली 5 होगा। ठीक है, बिकॉज ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। इसके बाद आगे आते हैं, दूसरा रूल की तरफ आते हैं। दूसरा जनरल रूल है जीरो, एग्जैक्टली जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, कोई से भी, जी जी बोलें। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बोला। चलो मैं जल्दी से आपको जो है ये एक दफ़ा फिर से जो है रिवाइज करते आगे चले जाऊंगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। जीरो इन बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कोई से भी दो सिग्निफिकेंट जो है फिगर है, उनके दरमियान अगर जीरो हो तो उन जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट जो है फिगर माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे देखो, पहले में आपके पास रूल में मैंने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो आपके पास नॉन जीरो हो। इसके बाद अभी मैं जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर रहा हूँ, कब, अगर आपके पास जीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान हो। जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 301.5006। तो यहाँ पर देखो, ये 3 भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जीरो आ रहा है। हियर जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट। इसी तरह यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान दो जीरो आ रहा है, जो चूंकि 5 और 6 दोनों सिग्निफिकेंट फिगर
है, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान दो जीरो है, सो दीज टू जीरो आर आल्सो सिग्निफिकेंट। सो इस केस में आप कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इस केस में आपके पास ये तीनों जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर किया जाएगा, सिग्निफिकेंट माना जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आपके पास हुआ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इस क्वांटिटी में, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया, इसमें 7 हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। हाँ, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी जीरोस होंगे उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है नहीं माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है 0.000538, तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है 538, तो सिग्निफिकेंट यही है, क्यों? क्योंकि आपके पास नॉन जीरो डिजिट है। लेकिन यहाँ पर ये अब जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा। अब देखो ये आपके पास सारे के सारा जीरो जो है वो दो सिग्निफिकेंट जो है फिगर के दरमियान तो है ही नहीं है, अगर होता तो हम उसको भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर किया जाता। तो यहाँ पर देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारा के सारा जीरो है, तो कोई भी ऐसा आपके पास क्वांटिटी जिसमें जीरोस जो है सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो हम उन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर जो है नहीं माना जाएगा। तो लिहाजा ये जीरो ये जीरो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 538 सिग्निफिकेंट जो है फिगर होगा। तो इसमें कितने आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 होगा, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो है रूल पे, वो आपके पास है जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आपके पास जीरो, चलो जीरो अगर किसी सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर जो है कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन अगर जीरोस राइट पे हो तो क्या, तो कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस केस में आपके पास क्या है, दो केस है। वो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नहीं भी हो सकता है। क्लियर हो गया। कब होंगे कब नहीं होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखो एग्जांपल लिखा है 5.200, तो इस केस में आपके पास ये तो जीरो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के राइट हैंड साइड पे है, और ये आप होल क्वांटिटी को देखा जाए, इस जो है नंबर को देखा जाए, तो ये आपके पास क्या है, डिसिमल है। ये डिसिमल आपके पास क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, सो इन डिसिमल फ्रैक्शन जीरोस टू द राइट ऑफ ए डिसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास क्वांटिटी डिसिमल फ्रैक्शन हो और जीरो आपके पास राइट हैंड साइड पे हो सिग्निफिकेंट फिगर के, तो उस केस में भी आप इन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर माना जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो आप मुझे बताओ इस होल क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 होगा। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास जो क्वांटिटी है वो इंटीजर हो, वो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन नहीं हो, जैसे कि आप देखो 4, ये 4 के केस में यहाँ 5.200 है, जबकि आपके पास पांचवा आपके पास रो था ये 2000000 है। तो ये आपके पास क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन है, ये आपके पास इंटीजर है। तो डेसिमल आपके पास फ्रैक्शन है, उस केस में ये तो कंफर्म है, अगर आपके पास जीरो राइट साइड पे आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो जीरोस भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगा ही होगा। लेकिन अगर आपके पास क्या है, जीरोस राइट हैंड साइड पे हो लेकिन वो क्वांटिटी डिसिमल फ्रैक्शन ना हो, तो उस केस में क्या होगा, ये उस मेरी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेगा। तो इस केस में फिर हमें जिस भी, लेट सपोज ये किसी भी आपके पास जो है कोई भी चीज़ हो, उसकी ये लेंथ है या ये डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को या उस लेंथ को जिस चीज़ से नापा हो उस मेरी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। अब इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर एक भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट फिगर दो भी हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकती है। तो इस केस में क्या करता है, ये सिग्निफिकेंट फिगर जो है मेरी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। आप ये लीस्ट काउंट पे कैसे डिपेंड करते हैं वो हम आगे जाके सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद रखें, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हम आपके पास जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है मतलब मेरा जो है साइंटिफिक नोटेशन में हो, तो उस होगा जो है सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे देखे जाएंगे। तो याद रखिए, अगर साइंटिफिक नोटेशन में हो तो ये आपके पास पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखो 10 के पावर 2 को आप इग्नोर करेंगे, बाकी जितना आपके पास नंबर बचते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस केस में आपके पास कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसको आप इग्नोर करें एग्जैक्टली, ये और ये दोनों आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा। बिल्कुल इसी तरह आप जो है इस क्वांटिटी को देखें तो ये भी आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है या साइंटिफिक नोटेशन में है। तो अगेन आपको क्या करना होगा, इस पावर ऑफ 10 को इग्नोर करना होगा, इसको नहीं देखना होगा। इसके अलावा बाकी जितने नंबर आपके पास है वो सारे के सारा क्या होगा, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 1 2 3 4 5, तो इस केस में आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो सिंपल आप याद रख सकते हैं, इसे हम मिंटिसा के लेते थे ना,
इसको हम मेंटिसा के लेते थे। तो मेंटिसा में जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये तो कुछ जनरल रूल्स थे, ठीक है, ये आपको जो है आना चाहिए, क्योंकि हमने जो है इसी को बेस बनाकर आगे कैलकुलेशन करनी है। अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेशन में कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक हो गया। तो सबसे पहले नंबर पर आते हैं एडिशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में दोनों लिखता हूँ, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दोनों का जो है रूल है वो सेम है, ठीक है, दोनों का जो रूल है वो सेम है। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैं जो है डायरेक्ट जो है आपको डेफिनेशन बताने से पहले, समझाने से पहले मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा, आपको खुद बहुत समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पेपर में आता है, आपसे पूछा जाता है कि कोई से भी दो नंबर्स को आपने आपस में क्या करना है, जमा करना है। चलो मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो नंबर है, वो है कि 44.56005, ये आपके पास एक नंबर है, और एक दूसरा नंबर है 0.00698 है। चलो आपके पास तीसरा नंबर भी, एक और नंबर भी मैं लिखता हूँ, वो है 1103। चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ, 1103.2 है। देखो ये तीन नंबर है आपके पास, ठीक है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। आपसे जो है कहा जाता है कि इन तीनों नंबर को जमा करना है। यार भाई आप फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अभी भी जो है आपसे यही पूछा है कि इन तीनों नंबर को जमा करना है, तो ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो दूसरी तीसरी जो है बच्चे करते हैं, ठीक है। तो इसको लाइट नहीं लेना, ये ठीक है, जमा तो हम उसी तरह करेंगे जिस तरह हम पहले से करते चले आ रहे हैं, जिस तरह आपने 2-3 क्लास में किए थे, लेकिन आंसर में जो है हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी डिजिट इन्वॉल्व करना है। तो चलें इसको हम करके देखते हैं। तो इसको सबसे पहले आप जमा करें, तो सिंपली जो है हम जमा कैसे करेंगे, आप जिस तरह जो है जमा करते हैं इन तीनों नंबर को जमा करो। चलो कैलकुलेटर करो बेशक आप, या आप अपने हाथ से करो, तो इसका आंसर आएगा 1, इसको आपने जमा किया है तो 1147.82985, ये आपके पास आंसर है। अब आपसे पूछा गया है कि आपने इसको जमा करना है और सिग्निफिकेंट जो है फिगर को भी क्या करना है, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कंसीडर करते हुए आपने आंसर लिखना है। तो यही आपका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, हमेशा याद रखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में सेम रूल है, एक रूल है, और वो रूल क्या है, आपने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स को रखना है, वो डिसाइड करना है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, आपके इनपुट में जितने भी क्वांटिटी है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी देखा हमारे पास इनपुट में कितने क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है। उन तीनों क्वांटिटी में जो भी आपके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा वो आप क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर पे भी अप्लाई करेंगे। तो आप मुझे बताओ कि इन तीनों क्वांटिटी, हाँ, तो इन तीनों जो है क्वांटिटी में लीस्ट जो है आपके पास डेसिमल प्लेस कौन सा है, यस आखिरी है। तो आखिरी में देखें तो जो है पॉइंट्स के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आपके आंसर में भी आपको क्या करना चाहिए, पॉइंट्स के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रखना चाहिए, फिर आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा 1147.8, ये आपका आंसर होगा। चलो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास ये भी होता कि यहाँ पर अगर 1 होता तो आंसर कुछ और होता, लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए जो है यहाँ पर कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ, और लेट सपोज इनको जमा करने से भी आंसर यही आता है, ठीक है। आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या यही होगा, नहीं होगा हरगिज़, ये आपका गलत होगा अगर आप यही रखें। अब आप यहाँ पर देखें कि लीस्ट जो है आपके पास डेसिमल प्लेस कौन से नंबर में है, अगेन आपके पास तीसरे नंबर में है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डेसिमल के बाद राइट साइड पे 2 नंबर है, यहाँ पर आपके पास 4 नंबर है, यहाँ पर आपके पास 5 नंबर है। तो आपके पास क्या है, लीस्ट जो है डेसिमल प्लेस वो इस लास्ट नंबर में है, जो कि आपके पास डेसिमल के पास 2 नंबर है। तो आपने आंसर में भी आपके पास क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स को ही रखना है। तो आपका आंसर होगा 1147.82, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप ये लिखें तो गलत होगा। बिल्कुल इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में भी होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में भी आपको इसी तरह ही करना होगा। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर हो गया। सो आफ्टर एडिंग और सब्ट्रैक्शन, round the result by keeping only as many decimal places as are in the figure containing least decimal places of the quantities that are added or subtracted, ठीक है। चलो जल्दी से हम जो है सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर है, ठीक है, एक 0.35 है
दूसरा आपके पास क्या है 0.1 है। मैंने इनको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आएगा 0.25। आपने क्या करना है कैलकुलेट द आंसर टू द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब आपका ये फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा मुझे बताओ, 0.25 ये फाइनल आंसर नहीं है एग्जैक्टली, तो आपका आंसर होगा 0.2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जो लीस्ट डिसिमल प्लेस है वो इस क्वांटिटी में है। इसमें आप देखें तो डिसिमल के बाद सिर्फ एक ही जो है डिजिट है, इसमें आपके पास दो डिजिट है। तो आपने क्या करना है लीस्ट डिसिमल प्लेस को कंसिडर करना है और आपके आंसर पे भी जो है आंसर को भी उसी हिसाब से लिखना है। सो यहाँ पर आपके पास डिसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी आपके पास डिसिमल के बाद जो है एक ही डिजिट आपको रखना होगा, ठीक है। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल यही है, आसान था ना। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी आपके पास क्या है रूल सेम है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का रूल सेम है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम है। चलो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। चलो मेरे पास मैं कहता हूँ कि दो नंबर है 45.26 और दूसरा नंबर है 2.41 2.41। चलो मैं कहता हूँ कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई करना है और आंसर को क्या करना है एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें रखना है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर होगा, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 109.0766 है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखें तो हाँ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप जो है आंसर को क्या इस तरह लिखेंगे कि इसमें आपके पास लीस्ट काउंट जो है इसमें भी दो है, इसमें दो है। आप आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में लीस्ट काउंट जो है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, मुझे जो है लीस्ट डिसिमल प्लेसेस बोलना चाहिए। सो लीस्ट डिसिमल प्लेसेस को नहीं देखना है, लीस्ट डिसिमल क्वांटिटीज की लीस्ट डिसिमल प्लेसेस को नहीं देखना है आपको। यहाँ पर क्या देखना होगा, आपको जितने भी आपके पास इनपुट में क्वांटिटी होगा उनकी लीस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को देखना होगा। आपके क्वांटिटी आपके जो है इनपुट में जिस भी क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा आपने उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर अपने आंसर में रखना है। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं? वेरी गुड, 4 हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ 3 है, तो मैं चलो यहाँ पर 4 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ। तो यहाँ पर देखो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है, इस क्वांटिटी की है। तो और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है। तो आपको आंसर में भी क्या करना होगा, सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रखना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर आंसर में कितना है, अभी 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 3 रखना है। तो 3 को जो है मुझे कैसे करना होगा, मैं इसको राउंड अप करके लिखता हूँ 109 लिखता हूँ पास, यानी ये 0.0766 को मैं इग्नोर करता हूँ, नहीं लिखता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें 109, तो यहाँ पर देखें कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है, जो कि इसके इक्वल है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप समझ आ गया, आप समझ आ गया। चलो अगर मैं इसको जो है अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखूँ तो मुझे कैसे लिखना होगा, 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर क्या होगा, 2 होगा, है ना। इसको देखो मैंने साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा है। तो देखो आप साइंटिफिक नोटेशन के केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे देखा जाता था, साइंटिफिक नोटेशन के केस में जो है एक्सेप्ट पावर ऑफ 10 बाकी सारे के सारे नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होता था। तो 10 के पावर 2 को इग्नोर करो, कितना बचता है मेंटिसा में 1.09, मतलब 3 जो है नंबर बचता है। तो वही आपके पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आप समझ आ गया। बिल्कुल इसी तरह डिवीजन के केस में भी है, जब आप डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है जितनी आपकी इनपुट में जिस भी क्वांटिटी की स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर हो। चलो हम एक डिवीजन का भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको जो है डिटेल से समझ आ जाएंगे, ठीक है। बल्कि बिल्कुल इसी तरह करने उसको जो है करने के बजाय मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ, वो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। चलो पेपर में आता है, ठीक है, पेपर में आपसे कहा जाता है कि एक क्वेश्चन है उसको आपने सॉल्व करना है और उसके आंसर को आपने अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। और वो क्वेश्चन है आपके पास, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32.09 प्लस 1.2
माइनस 17.035 डिवाइडेड बाई 19.8। अब देखो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों कंफ्यूज होते हैं? यहाँ पर देखो ये दोनों जमा हो रहा है और ये फिर आंसर इसके साथ माइनस हो रहा है। चलो यहाँ तक तो हमें समझ आ जाती है अगर डिनोमिनेटर ना होता, क्योंकि जमा और माइनस के केस में जो है हमारे पास रूल सिग्निफिकेंट फिगर का सेम था। जो आपके पास लीस्ट डिसिमल प्लेस जिस भी आपके पास क्वांटिटी का होता था उतनी ही जो है हमने क्या करना था, हमारे आंसर में लिखना था। लेकिन यहाँ पर फिर डिवाइड भी आ रहा है, तो हम कौन सा रूल को अप्लाई करें? तो इसमें आपने क्या करना है, हाँ इसमें आपको क्या करना है, सोल्व करते जाना है। लास्ट स्टेप में जो ऑपरेशन आप करेंगे उस हिसाब से लिखना है। हाँ, तो क्या करेंगे शाबाश, मुझे बताओ कैसे करेंगे? अच्छा चलें, चले मैं लिखता हूँ आप बोलते चले जाना। सबसे पहले मैं करता हूँ 32.09 को इसको इसके साथ में जमा करता हूँ, ठीक है। 1.2 तो क्या आता है ये 92.33.29। फिर क्या करेंगे? हाँ, अब ये गलती नहीं करना है आपने। अभी आपका ये फाइनल आंसर नहीं है। अभी हमने इसको माइनस भी करना है, इसके साथ डिवाइड भी करना है। फिर आपके फाइनल आंसर में जो है क्या करना है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर को कंसीडर करना है। आपने सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो गलत होगा। यही जो है गलती तो बच्चे करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर को, इन दोनों से जो है डेसिमल जो है क्या कहते हैं, पॉइंट्स के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको रखना है, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो ये आया। फिर मुझे क्या करना है, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। चलो करें। मेरे पास आंसर आया था 33.29 माइनस 17.035। तो ये आंसर आता है, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट 16.255। अब यहाँ पर क्या है, अब हमने देखो ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो जमा और नफी का जो है रूल सेम था सिग्निफिकेंट का। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर को के रूल को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब इस आंसर को आपने क्या करना है, इसके साथ डिवाइड करना है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो चले मैं यहाँ पर करता हूँ 16.255 डिवाइडेड बाई 9.8। तो आप इसको डिवाइड करें तो आएगा 0.820। ये मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो है देख के आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। 95 है, फिर 95 है, 96 ये है। हाँ, अब देखो ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद फिर मजीद स्टेप करने को कोई नहीं बचा। यही आपके, ये देखो फाइनल स्टेप था और ये आपके पास फाइनल आंसर है। ये फाइनल आंसर नहीं था, ये फाइनल आंसर नहीं था। तो जो आपके पास फाइनल स्टेप होगा, तो फाइनल स्टेप के हिसाब से आपका आंसर होगा। तो अब यहाँ पर फाइनल स्टेप में क्या हो रहा था, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहा था। तो अब यहाँ पर डिवाइड के केस में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या था, वो अप्लाई होगा। डिवाइड के केस में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल क्या था, आपके इनपुट क्वांटिटी में जिस भी क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है उतने ही लीस्ट काउंट क्या होनी चाहिए, फाइनल आंसर में होनी चाहिए था। तो यहाँ पर देखो इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 1 2 3 4 5 है। इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, 2 है। तो आपके आंसर में भी कितनी जो है सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो मुझे 0.82095956 को मुझे कैसे लिखना होगा? 0.82 लिखना होगा। ओके ओके, एक मिनट, एक सब्र करें। एक मिनट में, ये 9.8 नहीं, ये 19.8 है, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर में सही डाला है 19.8, देखो क्योंकि ये 19.8 है, ठीक है। तो ये देखो 19.8 आपने लिखना है। ये मैंने वन जो है यहाँ पर मिसिंग हुआ है। हाँ, तो ये देखो वन यहाँ से मेरे क्या हुआ था, टाइपिंग जो है मिस्टेक हुआ था। सो ये वन को भी यहाँ पर इंक्लूड करो। अब मुझे बताओ, ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो आपके आंसर में भी जो है सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही होनी चाहिए। तो क्या होगा आपके पास आंसर, तो इसको मुझे राउंड ऑफ करके लिखना होगा 0.821, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास 9 चूँकि 5 से ग्रेटर है तो मुझे इस 0 को 1 बनाना होगा। तो 0.821 ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितने जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है, ठीक है।
देखो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। समझ आ गया? ओके। सो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, लास्ट स्टेप को फॉलो करना है। लास्ट स्टेप आपके पास जमा नफी है तो उस हिसाब से आपने आंसर को लिखना है। लास्ट स्टेप अगर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो तो उस हिसाब से क्या करना है, आपने आंसर को लिखना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें अब हम आगे आते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आप देखो ये जो इस तरह के जो है रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे ना, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है कंसिडर करते हुए। सो ये एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है वो मैं अभी लेक्चर के एंड में आपको बताता हूँ कि कैसे आपने करना है, और आपका वो असाइनमेंट होगा वो आपने करना है। ठीक है, जोर से बोलिए ना। हाँ, वेरी गुड। सो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन एक्चुअली किसी भी जो क्वांटिटी है उसकी फिजिकल नेचर को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, हर जो बेसिक मेयरेबल फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक साइम्बोल से रिप्रेजेंट करते हैं और उस साइम्बोल को हम स्क्वायर ब्रैकेट में जो है डालते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहा जाता है, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो बेस कितने क्वांटिटी थे, हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज था। तो हमें जो है क्या करना होगा, उन सारी जो है 7 बेस क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है वो समझना होगा। अगर उन 7 बेस क्वांटिटीज को आपके पास डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको आ गया, तो बाकी सारे के सारे जितने भी आपके पास मेयरेबल क्वांटिटीज है उन सारों की डायमेंशन आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास जो 7 बेस क्वांटिटी है, जल्दी से मैं यहाँ पर लिखता हूँ कौन कौन से थे 7 बेस क्वांटिटीज, जल्दी जल्दी लिखवाओ। लेंथ, ठीक है, तो मेस हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, करंट हो गया, हाँ करंट के बाद टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, और क्या रह गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और फिर लास्ट में हमारे पास है, क्या था लास्ट में, हाँ इंटेंसिटी था। इलेक्ट्रिक करंट बेस क्वांटिटी है ना ये तो। चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपके पास बेस क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल आपके पास डायमेंशन है। अच्छा, करंट आपके पास डिराइव हो या बेस क्वांटिटी है, ये जल्दी से कंफर्म करो मुझे, शाबाश। कंफर्म करो, बेस क्वांटिटी है या डिराइव क्वांटिटी, आप खुद बताओ। हम्म, ये हमने पढ़े थे ना, 9 में भी पढ़े थे, 10 में भी पढ़े थे और लास्ट में पढ़े थे। करंट आपके पास क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, करंट बेस क्वांटिटी है। समझ आ गया? ओके, टेम्परेचर ये भी आपके पास बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सारे हमने लास्ट लेक्चर में जो है कवर किए हुए हैं। सो डायमेंशन जो है हम ये जो हमारे पास फंडामेंटल डायमेंशन है इसकी साइंबल को हम यहाँ पर लिखते हैं। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, तो लेंथ को हमेशा आपने क्या करना है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करना है, और चूंकि ये डायमेंशन को हमेशा आपने क्या करना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो लेंथ का डायमेंशन ये कैपिटल एल होगा। समझ आ गया? कैपिटल एल होगा, स्मॉल एल नहीं। मेस का डायमेंशन कैपिटल एम होगा, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होगा, करंट का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल आई होगा। ठीक है, और टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होगा, टेम्परेचर का डायमेंशन ऐसा होगा। ठीक है, ये देखो ये आपके पास टेम्परेचर का डायमेंशन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैपिटल एन से जो है आपने लिखना है, और इंटेंसिटी को आपने
जे से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और इसको आपने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। तो ये आपके पास क्या है, फंडामेंटल जो डायमेंशन है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है क्या है, जितने भी आपके पास डिराइव क्वांटिटी है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि डिराइव क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से जो बनी होती है, तो ऑटोमेटिकली आप डिराइव जितने भी क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन भी आप लिख सकेंगे। समझ आ गया? ओके। तो ये सारे की सारा क्या था, बेस क्वांटिटी की डायमेंशन थी, ये सारे की सारा बेस क्वांटिटीज की डायमेंशन थी। चलो हम कुछ डिराइव जो क्वांटिटीज की डायमेंशन को भी यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरिया। एरिया चूंकि आपके पास क्या है, डिराइव क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ सेल्फ ब्रेथ। दो बेस क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई होके एक नई क्वांटिटी बन रही है, तो उस नई क्वांटिटी को हम क्या कहलाएंगे, डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी एक्चुअली डिराइव शुदा है, ठीक है, दो बेस क्वांटिटी मिलके एक और क्वांटिटी बन रही है, तो उसे हम डिराइव क्वांटिटी कहलाएंगे। समझ आ गया? या एक आपके पास बेस क्वांटिटी और एक डिराइव क्वांटिटी मिलके एक और डिराइव क्वांटिटी जो है बना सकती है। खैर अभी यहाँ पर जो है आपके पास जो एरिया है वो एक डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास लेंथ जब ब्रेथ है, इसका फार्मूला। तो ये एक्चुअली लेंथ है और ब्रेथ भी एक्चुअली लेंथ ही होती है। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। देखो ये अभी अभी यहाँ पर हमने पढ़ा है कैपिटल एल, और मल्टीप्लाइड बाय ये भी एल होगा। अब ये दोनों आपके पास क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगा। एल या इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो 1 + 1 होगा, ठीक है, और एल फिर 1 + 1 2 होगा। तो आपके पास एरिया की जो डायमेंशन है वो आपके पास एल स्क्वायर होगा। ये देखो इतना आसान है। इस स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर नहीं लिखना है, अपने ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ठीक है। इसी तरह जो है मैं वॉल्यूम की लिखता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ पर मिटाता हूँ। मैं वॉल्यूम की लिखता हूँ, तो जल्दी से बताओ, ये देखे बगैर जो है आप किए बगैर आप बता सकते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम की डायमेंशन। यस, लेंथ इन ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ भी एक्चुअली लेंथ ही होती है, हाइट भी लेंथ ही होती है। सो इन तीनों की डायमेंशन एल इंटू एल एग्जैक्टली। सो मेरे पास एल क्यूब होगा और इसके स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। सो यही आपके पास वॉल्यूम की जो है क्या है, डायमेंशन है। तो कितना आसान है, यही आपके पास वॉल्यूम की डायमेंशन है। आपने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है, ऐसे आप मिडल ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे तो वो गलत होगा। चलो हम एक और एग्जांपल करते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ, एक और मैं डिराइव क्वांटिटी को यहाँ पर लिखता हूँ। चलो मैं वेलोसिटी लिखता हूँ, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैं लिखता हूँ वेलोसिटी। तो हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी डिराइव जो है क्वांटिटी की डायमेंशन जो है लिखें, तो सबसे पहले उसका क्या लिखें, डिफिनेशन। जाहिर सी बात है डिफिनेशन आपको नहीं आएंगे किसी भी क्वांटिटी का, तो आप उसकी डायमेंशन नहीं लिख पाएंगे, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो आप उसकी डिफिनेशन को क्या करें, डिफिनेशन सबसे पहले मेमोराइज करें, इसके बाद उसका फार्मूला लिखें, या आप उसका यूनिट लिखें। फार्मूला ज़्यादा जो है आसान होगा। तो वेलोसिटी का जो है क्या है फार्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम कहेंगे तो ठीक है। चलो डिस्प्लेसमेंट लिखो, ज़्यादा जो है क्लियर करो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस क्या होते हैं, लेंथ ही होती है, डिस्टेंस लेंथ होता है ना। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा, ऐसे मैं लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय ये टाइम है। टाइम का आपके पास डायमेंशन क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम का कैपिटल टी है। सो ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपके पास क्या है, जो 7 आपके पास बेस क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है, ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी सारे डिराइव क्वांटिटीज़ हैं जितने भी, उन सारों की जो डायमेंशन आप इजीली लिख सकते हैं। सो टाइम का क्या है, कैपिटल टी है। सो मुझे यहाँ पर डिवाइड करने से कैपिटल टी लिखना होगा, कैपिटल टी। आप यहाँ पर चूंकि ये एल एल में ऐसे लिखता हूँ, टी यहाँ पर क्या है आपके पास, डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, न्यूमरेटर पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पर देखो टी के ऊपर क्या है, पावर +1 है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो ये डिनोमिनेटर में है, मैं इसको क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में लेके चलता हूँ, तो क्या होगा मेरे पास, एग्जैक्टली -1 हो जाएगा। तो फिर मैं इसको, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, आपने अलग अलग ब्रैकेट करके नहीं लिखना है। आपके फाइनल आंसर सिर्फ एक ही ब्रैकेट पे मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करें। अगर हाँ, अगर होल ब्रैकेट करेंगे तो गलत होगा ना, क्योंकि ये -1 सिर्फ और सिर्फ टी के ऊपर है, ठीक है। ये जो -1 है वो मुझे टी के अंदर लिखना चाहिए। एक मिनट सब्र करो,
ये देखो -1 हो गया, तो एल फिर टी फिर -1, ये आपका जो है डायमेंशन होगा किसका, वेलोसिटी का। ये देखो कितना आसान है। देखो वेलोसिटी के अब आपने क्या करना है, वेलोसिटी के डायमेंशन को भी ज़बानी रट्टा याद लगाना है। कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इस तरह के कुछ बेसिक डिराइव क्वांटिटीज़ का जो डायमेंशन है वो रट्टा लगा के याद रखें, क्योंकि आगे जाके जब प्रॉब्लम्स आएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम आएंगे, तो उनमें हम डायरेक्ट इन डायमेंशन को यूज़ कर सकें। सो इसको अभी आपने फिलहाल याद रखना है कि वेलोसिटी का डायमेंशन जो है LT-1 है। कैसे आया, ए से आया। ठीक है, चले हम जल्दी से जो है यार एक्सेलरेशन का हम करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन के करते हैं। सो मैं इसको मिटाता हूँ। ओके जनाब, एक्सेलरेशन का करता हूँ। सो ए इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो मैं लिखता हूँ v डिवाइडेड बाई टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला है v डिवाइड बाई टी। एग्जैक्टली। सो आपके पास v, देखो अब यहाँ पर देखो v जो कि अभी अभी हमने किया था, इसका डायमेंशन क्या है, v का डायमेंशन LT-1 है। तो आप v की डायमेंशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, या अगर आपको याद नहीं है तो आप सबसे पहले v की डायमेंशन को फाइंड करो, फिर यहाँ पर पुट करो, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने यहाँ पर क्या है, अभी अभी किए हैं वेलोसिटी की डायमेंशन को, अभी अभी हमने फाइंड किया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करता हूँ, जो कि मुझे याद है LT-1 था। तो चूंकि देखो v की जो डायमेंशन है वो LT-1 है, और टाइम की डायमेंशन क्या है, यहाँ पर देखो t है, तो t है, तो इनको यहाँ पर आप पुट करें। v क्या होगा, LT-1 ऐसे, t आपके पास क्या है, कैपिटल T ऐसे। ठीक है, सो a इज इक्वल टू LT-1। ये जो आपके पास t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये मैं न्यूमरेटर पे लेके आता हूँ ऊपर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये +1 था, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। सो t -1 होगा। इसको सॉल्व कर, चूंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो l t, यहाँ पर देखें ये t-1 है, ये t-1 है, तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। t है तो क्या होगा, एग्जैक्टली -1 इंटू -1 होगा। सो एक्सलेशन होगा LT-2 होगा। सो ये है एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। कितना आसान है, इसका भी आपने याद रखना है। अब देखो आपने कैसे याद रखना है, वेलोसिटी की जो डायमेंशन है वो LT-1 है, एक्सेलरेशन का LT-2 है। कैसे आया वो भी मैंने आपको समझा दिया। चलो हम एक लास्ट करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं यार। हम करते हैं किसकी करते हैं, चलो फोर्स की करते हैं, फोर्स की एक करते हैं, इसके बाद फिर हम प्रेशर, प्रेशर का आपका आप जो है ना खुद ही मुझे बता दें। पहले मैं फोर्स का करता हूँ। फोर्स, फोर्स क्या था, हाँ प्रेशर तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया है, लेकिन फोर्स जो है न्यूटन सेकंड लॉ से जो है आप लिख सकते हैं F इक्वल टू ma, है ना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलोसिटी की, एक मिनट में इसको मिटाता हूँ, मैं यहाँ पर छोटा करके लिखता हूँ। वेलोसिटी की क्या आया था हमारे पास, डायमेंशन LT-1 आया था। एक्सेलरेशन की अभी अभी हमने फाइंड किया था, ये आया था LT-2। और अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं फोर्स की। तो फोर्स का सबसे पहले फार्मूला लिखो ma, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो F इज इक्वल टू m आपके पास में से, हाँ तो कैपिटल M था, तो कैपिटल M लिखो, ब्रैकेट डालें। एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन का हमने अभी अभी फाइंड किया हुआ था, तो पेपर में अगर आपको याद नहीं है तो भी इशू नहीं है, आप जल्दी से एक्सेलरेशन का अलग से फाइंड कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर किए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर पुट करता हूँ। तो क्या है एक्सेलरेशन का LT-2, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ LT-2 ऐसे। तो चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करें MLT-2। ये देखो ये आपके पास फोर्स का जो है डायमेंशन है, कितना आसान है ना। चलो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम प्रेशर पे करते हैं। तो फोर्स का मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फोर्स का हमारे पास क्या आया, MLT-2। अब प्रेशर का बताओ शाबाश, प्रेशर का बताओ शाबाश। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया था। यस, फोर्स पर आपको क्या करना होगा, फोर्स की डायमेंशन को लिखना होगा, फिर डिवाइड करना होगा, एक्सेलरेशन की डायमेंशन को लिखना होगा। फोर्स और सॉरी एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर, ये एरिया है, एरिया है, एक्सेलरेशन नहीं है, ये कैपिटल ए है।
हाँ वेरी गुड। सो फोर्स की डायमेंशन और एरिया की एक्सटेंशन को डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रेशर का क्या होगा, डायमेंशन होगा। तो देखो फोर्स का हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड किया हुआ है, इसी तरह हमने पीछे एरिया के भी जो है डायमेंशन फाइंड किया था। सो एरिया जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एरिया का क्या था, लेंथ जब ब्रेथ था तो मेरे पास एम स्क्वायर आया था, ऐसा ही है, नहीं एल स्क्वायर, एम स्क्वायर नहीं एल स्क्वायर। तो अब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को यहाँ पर पुट करें, सो करें P इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया का एल स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू, यस ये एल टू ऊपर जाके एल माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, यस। सो एम, ये एल चूंकि यहाँ पर क्या है, ये भी एल है ये भी एल है, तो बेस सेम है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनकी पावर क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर -2 है, तो 1 - 2 होगा, 1 - 2 और t - 2 होगा। सो 1 - 2 क्या होगा आपका आंसर, P इज इक्वल टू एम एल -1 t -2, ये आपका क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन होगा। ये देखो कितना आसान है। ओ हाँ वेरी गुड, ब्रैकेट बहुत ही ज़रूरी है, ब्रैकेट मैंने नहीं डाला है, वेरी गुड। सो ये ब्रैकेट मैंने डाला, ये आपका प्रेशर का डायमेंशन होगा, समझ आ गया। ओके, ये मेरे ख्याल से 10th में हमने नहीं पढ़े थे ना, ये फर्स्ट ईयर की जो है बुक में है। ओके ओके, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं फिर, ओके तो आपके स्कूल में इजी होगा, अब आपके स्कूल में जो है मसला ही नहीं होगा, आपका टीचर जो है आपको समझाएंगे और आपको कुछ क्वेश्चन जो है करने को जो है वो कहेंगे, तो आप जो है फ़ौरन कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन है बहुत इजी है, इसमें मतलब कोई जो है मसले वाली बात नहीं है। चलें हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डायमेंशन से ही रिलेटेड है, डायमेंशन की क्या एडवांटेज है, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जितने भी आपके पास जो कांस्टेंट टर्म है ना, कोई भी आपके पास कांस्टेंट, सारे जितने भी रियल नंबर है, जिसके मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 या 3 या 1/2 या पाई हो गया, तो कांस्टेंट सम की जो है डायमेंशन नहीं होती, ठीक है, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। ओके, अब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको कहें कि लेट सपोज मैं आपको कहूँ कि जो आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी को आप जो है डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन लिखें या वॉल्यूम की डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे, तो उस बिल्कुल इसी तरह ही लिखना है, लेकिन उसका एक छोटा सा तरीका है, अक्सर पेपर में आते हैं, तो मैं आपको जल्दी से समझाऊंगा फिर आगे चल जाऊँगा। ओके, सो ये है मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम का हमने अभी अभी फाइंड किया हुआ था, एक्चुअली वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो इसका आपके पास डायमेंशन आया था एल क्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए, डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिखे जाएंगे, हमेशा डायमेंशनल जो है इक्वेशन में एम एल टी तीनों होनी चाहिए मौजूद। तो यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशन में तो सिर्फ एल ही है, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम आपके पास लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, सारे के सारा लेंथ ही होते, तो सिर्फ और सिर्फ एल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन में एम भी आना चाहिए, एल भी आना चाहिए, टी भी आनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, हम एम और टी को भी यहाँ पर जो है डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे, कैसे लिखेंगे, तो आप लिखने का तरीका ये है एग्जैक्टली, उसके पावर में हम जीरो लिखेंगे, तो वी वॉल्यूम, फिर ऐसे ब्रैकेट करेंगे, फिर हम एम एल टी लिखेंगे। तो आपके पास क्या था, एल क्यूब था, तो ये आपके पास एल थ्री था, बाकी एम और टी चूंकि यहाँ पर है नहीं है, तो मैं एम के ऊपर भी पावर जीरो लिखता हूँ, टी के ऊपर भी पावर जीरो लिखता हूँ। क्यों, क्योंकि हमें पता है किसी भी आपके पास कोई भी नंबर हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी आपके पास जो है वेरिएबल हो, इसके ऊपर अगर आपके पास पावर जीरो हो तो वो हमेशा 1 की इक्वल होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है, एवरीथिंग उसके ऊपर पावर जीरो है तो वो 1 की इक्वल होता है। तो अभी क्या होगा, एम के पावर जीरो ये भी 1 होगा, टी के पावर जीरो ये भी 1 होगा, तो ये 1 1, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एल क्यूब बचेगा, जो कि वही था, आप समझ आ गया, ठीक है। तो ये देखो m के पावर जीरो भी 1 है, t के पावर जीरो भी 1 है, तो 1 और 1 मल्टीप्लाई करो, 1 1 और एल क्यूब को मल्टीप्लाई करो, तो सिर्फ और सिर्फ एल क्यूब ही बचता है, तो वही हमारे पास वॉल्यूम का क्या था, डायमेंशन था। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए या कोई कहे कि वॉल्यूम का डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, तो आपको ए से लिखना है, क्लियर हो गया।
अब हम आगे आते हैं, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, आप इसमें गौर से सुनना है आपने। डायमेंशनल जो है एनालिसिस का क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो by using the method of dimensional analysis we can check the correctness of the equation and also its derivation। हम कोई भी आपके पास कोई भी जो है इक्वेशन को डिराइव भी कर सकते हैं बाई डायमेंशनल एनालिसिस, और कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो तो हम ये बता सकते हैं कि वो इक्वेशन सही है या गलत है, ठीक है। तो इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी जो है इक्वेशन की डेरिवेशन को भी डिराइव करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं चलो यहाँ पर लिखता हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर है एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में यहाँ पर लिखता हूँ, मेरे लिखा है आपको समझ आ रहा है? मैं थोड़ा तेजी के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, दो एडवांटेजेस हैं भाई आपके पास। यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस हम जो है किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। दूसरा जो है हम क्या कर सकते हैं, इस किसी भी इक्वेशन को हम डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन भी हम कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में लिमिटेशन है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन और डेरिवेशन दोनों में लिमिटेशन है। अब पेपर में आपसे सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी लिमिटेशन बताओ, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले ये भी बताओ कि इन्हीं को हम क्या कहा जाता है, ये जो आपके पास दो है, ठीक है, दो एडवांटेजेस है बाय चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन एंड आल्सो इट्स डेरिवेशन, इन्हें हम जो है प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी कहा जाता है। मैं ये भी यहाँ पर लिखता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, ठीक है। आप लिमिटेशन पे आ जाओ। लिमिटेशन ये है, मैंने अभी आपको कहा था किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक करने देते हैं। तो चलो मेरे आपके पास एक इक्वेशन है और डायमेंशनल एनालिसिस से हमें ये पता चला कि वो डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब वो ट्रू हो गया। तो अगर कोई फिजिकल रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो आपके पास रिलेशन या वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो। अगर जो है लेट सपोज मैं कोई एक जो है इक्वेशन लिखता हूँ और डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू ये जो है साबित हुआ कि आपके पास क्या है, वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायमेंशनल फिजिकली एग्जिस्ट करता हो। लेकिन हाँ ये है कि आपके पास डायमेंशनली करेक्ट अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन के लिए गलत प्रूफ हो गया तो ये कंफर्म है कि वो इक्वेशन गलत है। तो हाँ हम जो है मतलब ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन गिवन है तो ये कंफर्म गलत है या नहीं, ये हम बता सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से या बाई बाई प्रिंसिपल ऑफ द डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। हम ये बता सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन कंफर्म गलत है या नहीं, ठीक है। लेकिन हम कंफर्म ये नहीं बता सकते हैं कि वो इक्वेशन फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। इसके बाद दूसरा जो लिमिटेशन ये है कि डेरिवेशन में क्या जो लिमिटेशन आती है, हाँ हम किसी भी जो है फिजिकल आपके पास जो रिलेशन है उसको उसके इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उसका क्या था, जी इज इक्वल टू क्या था उसका फार्मूला, सॉरी एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। तो इसमें ये जो जी है, इसमें जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, 6
0.6 इंटू 10⁻27 कुछ इस तरह था। तो चूंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कांस्टेंट टर्म की कोई जो है डायमेंशन नहीं होती, तो चूंकि ये वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होती है। हाँ हाँ, चलो जो भी हो इसका जो है वैल्यू, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो आप जो है ये देखो m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन इस g को आप यहाँ पर इन्वोल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो यहाँ पर ये लिमिटेशन है, ये आप जो है कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वो डिराइव नहीं कर सकते। तो अगर आपने जो है डिराइव करना है तो वो ऐसे आएगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर होगा, जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये एक लिमिटेशन है। क्लियर हो गया? चलो हम जो है क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई जो है कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ का आपने जो है याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होता है। तो आगे फिर हम रेफरेंस देखेंगे कि भाई प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी जो है हमने ये किया या हमने वो किया, तो ये जो है सेंटेंस आपने याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। मैं आपको दोबारा जल्दी से इसकी लिमिटेशन बताता हूँ। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन की लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो इक्वेशन फिजिकली भी जो है वो करेक्ट हो, वो फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी इक्वेशन का जो कोई भी इक्वेशन हो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो, तो इसका मतलब ये है कि वो इक्वेशन क्या है, कंफर्म इनकरेक्ट है। तो हम भाई जो है डायमेंशनल एनालिसिस या प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, हम ये कंफर्म पता लगा सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जो है कंफर्म गलत है या नहीं है। ठीक है, कंफर्म गलत का हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया? चले हम कुछ करते हैं, जो एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा मजीद। मैं यहाँ पर एक जो है इक्वेशन लिखता हूँ। चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यूजिंग दी डायमेंशनल एनालिसिस, आपने ये बताना है कि ये रिलेशन करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आप यहाँ पर डायमेंशन को, आप डायमेंशनल एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए आपने मुझे बताना है कि ये इक्वेशन सही है या ये इक्वेशन गलत है। तो भाई डायमेंशनल एनालिसिस हम बता सकते हैं कि ये इक्वेशन सही है या इक्वेशन गलत है। अभी हमें नहीं पता है कि ये इक्वेशन यहाँ पर लिखा है तो ये इक्वेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन हमें बताना है कि ये सही है या नहीं। तो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बाई प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो अगर राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब है ये आपके पास जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, फिजिकली करेक्ट नहीं भी हो सकता है। अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और उस इक्वेशन की राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि ये आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब वो फिजिकली भी इनकरेक्ट है, वो इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो चलिए हम इसी इक्वेशन को करके देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसकी सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, एफ है। ये देखो एफ है, तो एफ की आप जो है क्या करें, डायमेंशन लिखें। एफ फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, यहाँ पर देखो हमने फाइंड किया हुआ था, किधर गया, ये देखो एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपने पेपर में क्या करना है, बाकायदा इसकी जो है क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है जिस तरह हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ एम एल टी माइनस टू, माइनस टू। ये देखो इसकी डायमेंशन है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन हो गया। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, एम वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप इसकी डायमेंशन लिखें। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि पहले मैं अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ। ठीक है, सो एम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम है। यहाँ पर फिर मेरे पास क्या है, वी वेलोसिटी है।
तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन क्या है, हमने ऊपर फाइंड किया हुआ था, डायरेक्ट बताओ, ये आपकी ज़बानी याद होनी चाहिए, एल टी माइनस वन है। और यहाँ पर मेरे पास ये आर है, आर इज एक्चुअली है रेडियस, तो रेडियस एक्चुअली लेंथ की होती है, तो लेंथ का आपके पास डायमेंशन या रेडियस की डायमेंशन क्या है, एल है। इन सारों को आप यहाँ पर पुट करो। हाँ, लेकिन हाँ अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ आर लिखा है, तुम्हें एल, जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर पुट करें शाबाश, इन सारों को आपने क्या करना है, सॉरी, इन सारों को आपने क्या करना है, यहाँ पर पुट करें, तो शाबाश पुट करें, तो ये आपके पास कैपिटल एम होगा। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास v है, लेकिन यहाँ पर v स्क्वायर है, तो आप इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। सो एल टी माइनस वन, फिर इसका आप होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय, ये आपके पास r है, तो r आपके पास l है, चूंकि r स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर आएंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो m, आप यहाँ पर देखो ये स्क्वायर इसके साथ भी जो है मल्टीप्लाई होगा पावर के साथ, इस l के पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो करें m, एक मिनट, m l स्क्वायर t माइनस टू होगा, डिवाइड बाय ये स्क्वायर भी अंदर चला जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये यस, चलो मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ, इक्वल टू, तो m एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये एल स्क्वायर ऊपर जाके एल माइनस स्क्वायर बन जाएगा, आप इन सारों को मल्टीप्लाई करो, एम एम रहेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये एल स्क्वायर है और ये एल माइनस टू है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो यहाँ पर टू माइनस टू हो जाएगा, टू माइनस टू, और फिर यहाँ पर टी माइनस टू है, बाकी कहीं पर भी टी तो नहीं है, तो मैं टी माइनस टू को इस तरह लिखता हूँ, ठीक है, तो ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल होके ज़ीरो बन जाएगा, ठीक है, एम एल ज़ीरो टी माइनस टू बन जाएगा, तो एल के पावर ज़ीरो वन हो जाएगा, तो मेरे पास एम टी माइनस टू हो गया। ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन क्या थी, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, हाँ, तो क्या, हाँ, तो ये मैं यहाँ पर देखो, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, ये आया, ये आपके पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, राइट हैंड साइड की डायमेंशन में यहाँ पर लिखता हूँ एम टी माइनस टू, क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ये दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब है कि ये इक्वेशन ही गलत है, ये इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग, ये कंफर्म हो गया, ये 100% है, एग्जैक्टली इसका मतलब है कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस तरह के इक्वेशन दुनिया में है ही नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये लिखना होगा, ठीक है, from the principle of dimensional homogeneity of physical equation, the dimension on the left hand side of the equation and the dimension on the right hand side are not equal, so the the equation is incorrect and this equation does not exist physically, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है, पेपर में, समझ आ गया, ओके, तो देखो कैसे आपने कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिजिकली करेक्ट है या आपके पास फिजिकली इनकरेक्ट है, कैसे पता लगाना है, वो आपको समझ आ गया, सिंपल, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम जो है जिस तरह प्रूव करते हैं, ठीक है, इसी तरह आपको करना होगा। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गया, जल्दी से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो मैं कोई और यहाँ पर लिखता हूँ, बिल्कुल इसी से रिलेटेड लिखता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बचत हो जाए, मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, लिखता हूँ एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, अब यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं है,
यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आर है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब आपने ये बताना है कि ये रिलेशन करेक्ट है या नहीं है। तो क्या करेंगे शाबाश बताओ। हेलो, तो क्या करेंगे बताओ शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ ये। हाँ, एफ की डायमेंशन लिखेंगे। यस, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो लेफ्ट हैंड, यस लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन में डायरेक्ट लिखता हूँ एम एल टी माइनस टू था, और राइट हैंड साइड की डायमेंशन, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर है। तो एम की जो डायमेंशन कैपिटल एम होगा, वी की डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन में यहाँ पर लिखता हूँ, और आर रेडियस ये एल है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम, ये स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो तो एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा, और ये एल जो है डिवाइड हो रहा है ऊपर आके एल माइनस वन होगा। तो इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो एम होगा एल, ये आपके पास एल स्क्वायर है, ये एल माइनस वन है, तो बेस सेम और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टू प्लस इंटू माइनस वन, टू माइनस वन लिखूंगा, टू माइनस वन, और ये टी माइनस टू हुआ। तो दिस इक्वलाइज एम एल माइनस टू माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो एम एल हो गया। पावर वन लिखें या ना लिखें मर्जी है, तो टी माइनस टू, तो राइट हैंड साइड ये आया एम एल टी माइनस टू। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एम एल टी माइनस टू। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है और राइट हैंड साइड की डायमेंशन है क्या है, इक्वल है या नहीं है, बताओ। यहाँ पर देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब क्या है, आपके पास ये इक्वेशन, इक्वेशन है नहीं, ये इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। हम ये देखो, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब ये है कि ये इक्वेशन करेक्ट है। हम ये बता सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या फिजिकली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। वो फिर क्या करता है वो हम नहीं बता सकते। अभी तो हमें पता है कि ये फिजिकली भी जो है एग्जिस्ट करता है। हाँ, डायमेंशन के अकॉर्डिंग बस हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि भाई ये आपके पास जो इक्वेशन आपने यहाँ पर लिखा हुआ है हमें दिया, ये इक्वेशन सही है। लेकिन हाँ, हमें ये नहीं पता कि ये इक्वेशन फिजिकली एग्जिस्ट करता है या फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन हम ये बता सकते हैं, हम का मतलब फिजिकल, सॉरी, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस ये बता सकते हैं कि ये जो है फिजिकली सही है या नहीं, ये नहीं बता सकते। लेकिन ये जो है करेक्ट है या नहीं नहीं करेक्ट है ये बता सकते हैं। आप समझ आ गया। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये आपके पास जो इक्वेशन है ये सही है, बस ये सही है, ठीक है। लेकिन फिजिकली ये जो है फार्मूला एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस हमारा काम है कि ये रिलेशन सही है या नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है, करेक्ट है। अब मेरी बात समझ आ गया। ओके, अब हम आगे आते हैं। आपके बुक में एक एग्जांपल है वो हम करते हैं, इससे रिलेटेड आपके पेपर में जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है वो बचत हो जाए। इस तरह के जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पेपर में लाजमी आते होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने आज आपको समझाएं डिस्कस किए, वो सारे की सारे एक एक चीज़ें जो है बुक में लिखी गई है, आपने पढ़ना है, ठीक है। ये एग्जांपल करते हैं, फिर इसके असाइनमेंट पे आते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, अगर आप इस एग्जांपल को समझेंगे तो आगे जाके असाइनमेंट भी आप खुद कर पाएंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो भी आप खुद जो है कर पाएंगे। पेपर में जो है लॉन्ग क्वेश्चन में ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, व्हेन ए सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू ए लिक्विड, द लिक्विड अपोजेस द मोशन with a force F. The magnitude of F depends on the coefficient of viscosity eta having dimension। देखो इसकी डायमेंशन भी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये तो काम और भी इजी हो गया। Of the liquid, the radius r of the sphere and the speed v of the sphere. Assuming that F is proportional to different powers of these quantities, guess a formula for F using the method of dimension।
अब है सारी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, आपने क्या करना है, फार्मूला खुद से आप यहाँ पर डिजाइन करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, आपने फार्मूला खुद से डिजाइन करना है। तो चलें यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पर बताएंगे, क्या क्या गिवन है आपके पास। जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है, ठीक है। चलो मैं आपको पहले सवाल को समझाता हूँ कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, वो लिक्विड के अंदर मूव करे, तो जाहिर सी बात है वो लिक्विड है, उस जो है स्फीयर के ऊपर एक ड्रैग फोर्स भी क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपने क्या करना है, और वो जो आपके पास ड्रैग फोर्स है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि ईटा है उस पर डिपेंड करता है, रेडियस आर ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस पे डिपेंड करता है, और उस स्फीयर की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। ये चीज़ गिवन है, तो आपने क्या करना है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, आपने फार्मूला जो है हाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ये जो एन टाइप लिखा हुआ है ना ईटा से। और देखो यहाँ पर मजे की बात ये है कि इसकी डायमेंशन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो ईटे पे डिपेंड करता है, एक तो रेडियस पे भी डिपेंड करता है, एक तो वी पे डिपेंड करता है, मतलब ईटा पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है, ये भी हमें पता चल गया। और किस तरह डिपेंड करता है ये भी बताया गया है कि प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफरेंट पावर का मतलब कुछ ना कुछ इनके पावर है, ये हमें नहीं पता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इनकी पावर ए है, इसकी भी पावर बी है, इसकी पावर सी है, ठीक है। और ये सारे के सारा क्या है आपके पास, एक मिनट, ये एफ से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ईटा आर आर वी, इसके पावर ए था, बी था, सी था, हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर करते हैं, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ पर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करा दूंगा। सो क्वेश्चन क्या आपको समझ आ गया, क्वेश्चन समझ आ गया या नहीं आया, जोर से ऊंचा पढ़ें शाबाश क्वेश्चन को एक दफा खुद से। When a solid sphere moves through an equation, liquid opposes the motion with a constant. The magnitude effect of the coefficient of viscosity and dimension is of the equation are of the sphere, the frequency of the sphere, meaning that as its motion is the different power of viscosity. Get the formula for F using the method of, हाँ ठीक है, ओके। सो आगे हम चलते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। सबसे पहले मैं जितने भी गिवन थे उनको यहाँ पर इकट्ठा करता हूँ, ठीक है। गिवन मेरे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी गिवन है, ईटा की जो डायमेंशन है वो गिवन है, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वो था एम एल माइनस वन, ठीक है, टी माइनस वन था, चलो एम के पावर प्लस वन इसको भी मैं लिखता हूँ। और क्या गिवन था, रेडियस, मतलब उन्होंने कहा था कि इसकी जो है रेडियस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और फोर्स पे डिपेंड करता है, तो मैं इनकी डायमेंशन को भी यहाँ पर पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। तो रेडियस की डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ऐसे ही है, और एग्जैक्टली और फोर्स की डायमेंशन क्या होगा, ये अभी अभी हमने फाइंड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, यस, एम एम वन एल वन टी माइनस टू, एग्जैक्टली। आप डायरेक्ट एम एल देखो, ये जो पावर वन है ना, ये आप बेशक ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है, अंडरस्टूड सी बात है, वन होता ही होता है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है इसकी जो डायमेंशन क्या होती है, एल टी माइनस वन होती थी, ऐसे ही है। देखो जो चीज़ मेरे पास गिवन था उनकी मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए, क्लियर हो गया। देखो यहाँ पर मेरे पास विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, इसकी मैंने डायमेंशन यहाँ पर लिखी है जो कि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था। रेडियस पे वो डिपेंड करा था तो रेडियस की डायमेंशन मैंने लिखा है, स्पीड की वो बात कर रहे थे तो मैंने स्पीड की डायमेंशन लिखा है, और फोर्स के साथ ये सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैंने फोर्स की भी डायमेंशन लिखा है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफरेंट पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज़, ठीक है, इन क्वांटिटीज़ की डिफरेंट पावर्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फाइंड आपने क्या करना था, पॉसिबल आपने क्या करना था, फार्मूला जो है इस ड्रैग फोर्स का फाइंड करना है। सो मैं चलो यहाँ पर लिखता हूँ पॉसिबल फार्मूला फॉर ड्रैग फोर्स, पॉसिबल फार्मूला फॉर ड्रैग
फोर्स एफ, ये आपने फाइंड करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो मैं कहता हूँ कि लेट द डायरेक्ट फोर्स डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा रेडियस आर एंड वेलोसिटी वी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देन मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जो फोर्स है वो, यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को मैं एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो कहते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिफरेंट पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज। दीज क्वांटिटीज का मतलब रेडियस, विस्कोसिटी और स्पीड, यानी रेडियस, विस्कोसिटी, स्पीड की डिफरेंट पावर्स के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी, और इनकी डिफरेंट पावर्स की बात करें तो मैं कहता हूँ चलो इसकी पावर ए है, इसकी पावर बी है, इसकी पावर सी है। ठीक है, तो एफ इस प्रोपोर्शनलिटी को फिर मैं इक्वलिटी में चेंज करता हूँ। ठीक है, तो इक्वल टू, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं के का नाम देता हूँ, ईटा ए आर बी वी सी। ठीक है, तो चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। अब आगे क्या काम, क्या है आगे का? काम बहुत आसान है। आपको करना क्या है? आपने एक्चुअली करना ये है कि इन पावर्स की वैल्यू फाइंड करना है। पावर्स की वैल्यू फाइंड करना है और इन पावर्स की वैल्यू को यहाँ पर आपने पुट करना है, तो वही आपका फाइनल आंसर होगा, आपका फार्मूला डिज़ाइन हो जाएगा। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पावर ऑफ दीज क्वांटिटीज, तो आपको क्या करना था? इनको डिवाइड में लिखना था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाना था। क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रोपोर्शनल, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने लिखना है। समझ आ गया? ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पावर्स को कैसे फाइंड करूँगा? पावर्स को फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इनकी पावर्स को क्या करता हूँ, इक्वेट करता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फोर्स की भी डायमेंशन, इन सारों की जो है डायमेंशन को मैं सबसे पहले लिखता हूँ। तो शाबाश, लिखवाएं, डायमेंशन लिखवाएं। एफ फोर्स का डायमेंशन क्या था? डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, यस, एम एल टी माइनस टू, तो यहाँ पर मतलब एम वन एल वन टी माइनस टू है, इक्वल टू, इसका डायमेंशन क्या है, के की डायमेंशन क्या है? चूंकि ये आपके पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। बाकी इस ईटा की जो है डायमेंशन क्या है, तो इसको मैं, हाँ ये तो गिवन था, देखो ये गिवन था, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। ठीक है, फिर मैं ऐसे करता हूँ, इसके ऊपर पावर ए है तो मैं ए को लिखता हूँ। इसके बाद फिर ये आर के पावर बी है, तो आर का डायमेंशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एल, तो मैं यहाँ पर एल लिखता हूँ, फिर इसके ऊपर पावर बी लिखता हूँ। इसके बाद फिर ये वी के पावर सी है, तो वी की डायमेंशन यहाँ पर लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ। तो क्या होगा मेरे पास, एल वन टी माइनस वन, और इसके ऊपर पावर सी है तो मैं सी को लिखता हूँ। चले मैं एक स्टेप और करता हूँ, ठीक है, इनको थोड़ा जो है सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि मेरा काम मज़ीद आसान हो जाए। एम वन एल वन टी माइनस टू, ओके, सो इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई करें, तो चलें मल्टीप्लाई करने से पहले मैं जल्दी से एक स्टेप करता हूँ, एम ए एल माइनस ए टी माइनस ए हो जाएगा। पावर को मैंने अकेले अकेले सबके ऊपर जो है मल्टीप्लाई किया है, एल के पावर बी और एल सी टी माइनस सी होगा। ठीक है, यस, एक स्टेप और करता हूँ, एम का पावर वन एल के पावर वन और टी माइनस टू इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो एम तो मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ एम ए। एल कितनी है? एल तो मेरे पास 3 है, एक एल ए या एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, तो एल तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा एल माइनस ए प्लस बी, ऐसे ही है, माइनस ए प्लस बी और प्लस सी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं ब्रैकेट डालना भूल गया है, एम और ये एल, और फिर आ गया बचता है मेरे पास टी, तो टी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर माइनस ए है पावर में, यहाँ पर माइनस सी है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो टी माइनस ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, इनकी पावर्स को जो है कंपेयर करता हूँ। समझ आ गया? मैं चलो यहाँ पर लिखता हूँ कंपेयरिंग comparing the powers of similar physical quantities, the powers of similar physical quantities। तो आप कंपेयर करें, कंपेयर कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले जो है एम के लिए करता हूँ। सबकी पावर जो है वो करके ऐड हो जाएगी, तो मतलब कंपेयर करेंगे तो एम की पावर अगर 1 है तो ए इक्वल टू 1। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। ओके, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखो m को कंपेयर करो, तो यहाँ पर m के ऊपर पावर 1 है और यहाँ पर m के पावर a है। तो मैं चलो यहाँ पर लिखता हूँ m के पावर 1 इज इक्वल टू m के पावर a हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों का बेस सेम है, यहाँ पर भी बेस m है, यहाँ पर भी बेस m है, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हो रहा है। तो इस केस में हमने रूल पढ़ा था अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, अगर आपके पास बेस सेम हो और वो दोनों आपस में इक्वल है तो उनके पावर्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, जो कि अभी आपने खुद ही बोला, बिल्कुल आपने सही बोला था। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, इनके पावर्स भी इक्वल होगा, a इक्वल टू 1 होगा। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया इतनी आसानी से। बिल्कुल इसी तरह आप जो है क्या करें, एम जो है आप करें जनाब, आप टी के लिए करो, फॉर टी। चलो मैं टी के लिए करता हूँ। तो टी यहाँ पर देखो, टी -2 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर टी जो है माइनस है, माइनस सी है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टी -2 इज इक्वल टू टी माइनस है, माइनस सी। तो अगेन यहाँ पर भी यही केस है, बेस यहाँ पर सेम है, ठीक है, और यहाँ पर और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इनके पावर्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पर पावर्स को लिखता हूँ -2 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस सी। ठीक है, चलो मैं इसको जो है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 दे के छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, बल्कि मैं इसको आके सोल्व करता हूँ, यहाँ से सोल्व आगे करता हूँ। कैसे मैं सोल्व करूँगा, ये आगे सोल्व हो रहा है, कैसे सोल्व होगा। यहाँ पर देखो a की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पर a की वैल्यू को पुट करता हूँ। यस, a की वैल्यू 1 है, इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, ठीक है। सो -2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर -1, ये माइनस सी होगा, तो -2, ये -1 यहाँ पर आके +1 इज इक्वल टू माइनस सी होगा। तो क्या होगा, ये -2 -1 -1 इज इक्वल टू माइनस सी, ये दोनों कैंसिल होगा। तो c की वैल्यू 1 आ गया, ये देखो c की वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यस, अब मैं जनाब लास्ट के लिए करता हूँ फॉर एल, एल के लिए करो। तो यहाँ पर एल 1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पर एल -a प्लस बी प्लस सी है, तो इनको इक्वलाइज करें, इक्वलाइज करें, शाबाश। तो एल यहाँ पर 1 है, यस, एल -a प्लस बी प्लस सी होगा। तो यहाँ पर 1 इक्वल टू -a प्लस बी प्लस सी होगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास a की भी वैल्यू आ गया है, c की भी वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है, c की वैल्यू यहाँ पर है, इन दोनों को यहाँ पर और यहाँ पर पुट करें। तो 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू 1 है, 1 पुट किया, प्लस b, c की वैल्यू भी 1 है, इसको भी यहाँ पर पुट किया, तो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू b। तो यार ये देखो इत्तेफाकन जो है तीनों की वैल्यू मेरे पास 1 आ गया। ऐसे ही है, ए की भी वैल्यू 1, सी की भी वैल्यू 1, बी की भी वैल्यू 1। तो इन तीनों जो है वैल्यूज़ को मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में पुट करना होगा। यस, चलो नज़र आ रही है ना, ये देखो इन तीनों जो है वैल्यूज़ को इस इक्वेशन नंबर 1 में जो है क्या करना होगा, पुट करना होगा, जो कि तीनों की वैल्यू जो है मेरे पास क्या था, 1 1 1 था, ठीक है। तो चलें मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, एफ इज़ इक्वल टू के ईटा, ए भी 1 आया, आर बी की 1 आया, और वी के ऊपर सी था, ये भी 1 आया। तो एफ इज इक्वल टू 1 को आप बेशक ना लिखो, ठीक है, तो ईटा आर वी आया। क्लियर हो गया यहाँ तक?
अब यहाँ पर ये जो के है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। और आपको पता होना चाहिए कोई भी आपके पास फार्मूले में जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है, उसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिनेंट होती है। डायमेंशनल एनालिसिस इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सो याद रखें, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअली कहाँ से पता चलता है? ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इस के की जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यू है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो मैं यहाँ पर चलो अगर मैं लिखूँ तो वो किसके इक्वल होती है? 6 पाई के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये जो आपके पास की है, इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनेंट होती है, या आपके पास पेपर में जो है क्वेश्चन के पेपर में गिवन होता है। तो के इज इक्वल टू 6 पाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनेंट वैल्यू, इसको मैं यहाँ पर फिर पुट करता हूँ तो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब देखो ये मेरे पास फार्मूला बन गया, ये मेरे पास फार्मूला बन गया। तो अब अगर आप खुद पता लगाना चाहते हैं कि ये आपका जो फार्मूला सही है या नहीं है, तो आप अगेन यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें। लेफ्ट हैंड साइड का जो है डायमेंशन आप फाइंड करो, राइट हैंड साइड का जो है डायमेंशन फाइंड करो। अगर ये दोनों इक्वलाइज हो गया तो इसका मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज ये आपके पास इनकरेक्ट है। अगर ये रॉन्ग है तो इसका मतलब इस तरह के जो है फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में इस तरह के फार्मूला एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसे मेरे ख्याल से स्टोक्स थ्योरम जो है कहा जाता है। स्टोक्स थ्योरम आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था मुझे नहीं पता। खैर जो भी हो, तो ये आपको सारा स्टेप समझ आ गया? समझ आया कि नहीं समझ आया? समझ आया या नहीं समझ आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ समझ आया कि नहीं समझ आया? शाबाश बताएं जल्दी। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? कौन सा पार्ट रिपीट करूँ? कौन सा पार्ट, लास्ट वाला पार्ट रिपीट करूँ? वो मैं आपसे वो मैं आपसे यही पूछ रहा था ना कि आपको समझ आया या नहीं समझ आया। चलो मैं ये लास्ट पार्ट में दोबारा रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो कि जी। कौन सा पहले? अच्छा वो, हाँ वो मैं आपसे आपको ये बता रहा था कि जो आपके पास के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमिनेंट होती है, जो कि आपके पास 6 पाई होती है, जो कि यहाँ पर आपने पुट करना है। तो मैं आपसे आपको ये बता रहा था कि ये जो आपके पास इक्वेशन है, ये सही है या नहीं है, तो इसको आप कैसे पता लगाएंगे? तो अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल आए, तो इसका मतलब आपका ये जो इक्वेशन है वो क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन ये जो आपके पास इक्वेशन वो फिजिकली करेक्ट भी है। फिजिकली क्यों करेक्ट है? क्योंकि मुझे कंफर्म ये पता है कि इस तरह के इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, जिसे आप स्टोक्स थ्योरम नहीं, स्टोक्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, पता नहीं कुछ इस तरह कहा जाता था, ये आप खुद कंफर्म करें। लेकिन हमारा जो आंसर है वो यहाँ तक है, यहाँ तक आपका जो है समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया? आप आपके एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे की सारा आपसे होनी चाहिए। सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में समझाए हैं। ठीक है, आप इनको बुक में खुद जो है पढ़ें और रिवाइज़ करें। चलो मैं आपको जो है बुक में दिखाता हूँ कि आपने जो है कैसे करना है। ये आपका रहा बुक। ठीक है, और बिल्कुल इसी से मिलता-जुलता एक जो है असाइनमेंट है वो भी करें। मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके आता हूँ। ये देखो, चलो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को एक दफ़ा देखें आप। ये देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये आपके पास रेडियन और स्टीरेडियन में हमने डिटेल से पढ़े थे, ये आप क्वेश्चन नंबर 1 कर पाएँगे। ठीक है? आपका टास्क है नेक्स्ट क्लास तक आप न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करना है। ये देखो यार कितना मुश्किल काम है अनसर्टेनिटी, मैंने डिटेल से आपको समझाया गया है। जो रूल्स मैंने आपको जो है बताए गए हैं वो आपने अप्लाई करें, आपसे हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद जो है तीसरे क्वेश्चन में भी आपने जो है हाँ, अनसर्टेनिटी को जो है आपने फाइंड हाँ, एरिया फाइंड करना है और आपने अनसर्टेनिटी को भी जो है इंक्लूड करना है। ठीक है? समझ आ गया? ओके। देखो, यहाँ पर जो है आज के लेक्चर में जो हमने पढ़े थे, सिंपली आपने क्या करना है, इन तीनों नंबर को जमा करना है, बट योर आंसर अप टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स।
हो जाएगा। यस, यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जमा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये रूल आपको पता है ना, DMAS। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको एडिशन करो। फिर आपने, हाँ, अब देखो इसका मतलब आपका जो लेट सपोज ये आंसर आया था, फिर आपने इसके साथ ऐड कराओ। यस, तो आपने जो है एडिशन का जो आपके पास सिग्निफिकेंट रूल था वो अप्लाई करना है। जो आपके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा उतने ही आपने जो है डेसिमल प्लेस जो अपने आंसर में रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने डिटेल से पढ़ा हुआ था। अब देखो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आप कर पाएंगे। अब ये आप खुद करें, ठीक है। अगर फिर भी जो है किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहा, किसी क्वेश्चन ने तंग किया, वो आप जो है मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। बट हर क्वेश्चन जो है आपने एटलीस्ट जो है एक दफ़ा ट्राई किया होना चाहिए। मुझे पता है ये सारी चीज़ें आपसे हो जाएगा। अब यहाँ पर भी यही है, देखो, कैलकुलेट द आंसर अप टू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिंपली आपने क्या करना है, कैलकुलेटर करें, इन दोनों को डिवाइड करें, जो भी आंसर आए आपके आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट जो है डिजिट होनी चाहिए जितनी आपके पास गिवन क्वांटिटी में जिस भी क्वांटिटी का स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कितनी जो है आपके आंसर में सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए इस केस में, कितनी जो है सिग्निफिकेंट डिजिट आपके आंसर में होनी चाहिए। यस, तो देखो अभी ये दोनों साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसको भी इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो। इन जो है पावर ऑफ 10 के अलावा जितने भी आपके पास डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट जो है फिगर कंसिडर किया जाता है। तो इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। तो आंसर में आपकी आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, वेरी गुड। तो आपके आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होनी चाहिए। आपके आंसर सिर्फ और सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए। क्लियर हो गया। बिल्कुल इसी तरह पार्ट बी भी आप कर सकेंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह आप देखो यहाँ पर ये डायमेंशनली जो है, हाँ आपने डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। पलंग्स कांस्टेंट, हाँ आपने क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ पलंग्स कांस्टेंट एच फ्रॉम द फार्मूला। इस फार्मूले में से पलंग्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने हैं। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो इस एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करते हैं। नहीं, एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करने को नहीं कहा गया, आपको इस एच की फाइंड कर एच की जो है डायमेंशन फाइंड करने को कहा गया है। यहाँ पर ई एनर्जी है, एच जो है आपके पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करने को कहा गया है। तो ई इज इक्वल टू एच एफ। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ई इज इक्वल टू एच एफ, ई इज इक्वल टू एच एफ। तो यहाँ पर आपके पास जो एच है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो आपने प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करना है, तो आपको एच को क्या करना होगा, सब्जेक्ट बनाना होगा। मतलब एच को जो है एक साइड पर रखना होगा। तो एच इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई एफ होगा। अब आप ई की डायमेंशन को यहाँ पर पुट करें और एफ की डायमेंशन को यहाँ पर पुट करें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ई की डायमेंशन को यहाँ पर लिखूंगा। ई एक्चुअली क्या होता है, ई आपके पास एनर्जी होती है। ई एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन क्या है। तो मैंने कहा कि कोई भी अगर आपने डायमेंशन लिखना हो तो सबसे पहले आप उसके फार्मूला लिखें, तो इजीली आप डायमेंशन जो है लिख पाओगे। तो एनर्जी की फार्मूला क्या है, अब यहाँ पर याद रखें कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क। हम वर्क वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट होती है, और वर्क का आप फार्मूला जो है क्या है, एफ डी, ठीक है। एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क, और वर्क मुझे पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब यहाँ पर क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन जो है हमने पढ़े हुए हैं पीछे, अभी अभी पढ़े थे। क्या है शाबाश, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। एम एल टी माइनस टू, वेरी गुड, सही है। और वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट का एल है, तो एल हो गया। तो मल्टीप्लाई करो, तो एनर्जी की डायमेंशन आ गया आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो गया, ठीक है। ये एल और ये एल मल्टीप्लाई किया है एक्चुअली। तो ये देखो एनर्जी की डायमेंशन आ गया। इसी तरह आप फ्रीक्वेंसी की भी डायमेंशन फाइंड करो पहले। फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 100% सही है। फ्रीक्वेंसी इज द रिसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो 1/t करना होगा मुझे। तो 1/t आपके पास क्या है, टाइम था, तो टाइम का आपके पास डायमेंशन t है।
तो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन है वो t-1 होगा। अब क्या करना होगा आपको, ये जो आपके पास एनर्जी की डायमेंशन है और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है उसको आप इस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो पुट जल्दी से करें शाबाश। H इज़ इक्वल टू एनर्जी की डायमेंशन में लिखता हूँ ml² t-2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आया था t-1। सो H इज़ इक्वल टू ये t ऊपर जाके -t+1 बन जाएगा, तो ml² t-2 और t+1 बन जाएगा। तो क्या होगा आपके पास, H इज़ इक्वल टू ml² t-2 +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होगा ml² t-1 हो जाएगा। ठीक है, ये t-2 था, ये t+1 था, तो बेस सेम है तो पावर ने ऐड होना था, तो t के पावर -2+1 लिखा है यहाँ पर, तो -2+1 -2 होता था, तो t के पावर -1 हुआ है। तो देखो फाइनल आपके पास ये होगा। तो देखो प्लंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है ये होगा ml² t-1 इज द डायमेंशन ऑफ द प्लंक्स कांस्टेंट। अब समझ आ गया? तो देखो ये, हाँ वेरी गुड। सो ये देखो मैंने ये पार्ट आपके लिए किया। इसी तरह आपने पार्ट बी में क्या करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, पहला काम आपको इस जी को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप बनाओ जी इज इक्वल टू FR² डिवाइडेड बाई M1 M2। अब फिर आप क्या करेंगे, F की डायमेंशन को यहाँ पर पुट करो, रेडियस L है, L की डायमेंशन को यहाँ पर पुट करो, तो L² होगा। M M1 ये भी, इसकी भी डायमेंशन कैपिटल M होगा, M2 इसकी भी डायमेंशन कैपिटल M होगा। इनको सिंप्लीफाई करो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन आएगा। समझ आ गया? ओके ओके, इसके बाद आप जो है लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर कहा हुआ है शो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh आर डायमेंशनली करेक्ट। अब उन्होंने खुद ही बताया है कि ये दोनों इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपको शो करना है। उन्होंने, आप देखो ये फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट और फिजिकली करेक्ट में फ़र्क आपको पता चल गया। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वल है। फिजिकली करेक्ट का मतलब कि वो जो है इक्वेशन फिजिकली एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी आपको बताया गया है कि इन दोनों इक्वेशन को आपने डायमेंशनली करेक्ट शो करना है। तो अगेन आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखें, राइट हैंड साइड की डायमेंशन को लिखें, फाइंड करें। अगर ये दोनों डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन इक्वलाइज हो गया तो यही आपका शो हो गया कि डायमेंशनली करेक्ट आपने शो किया। बिल्कुल इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन फाइंड करो, ये दोनों जो है ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब कि डायमेंशनली करेक्ट है। अगेन यहाँ पर आप क्या करें, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन को कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क और वर्क इज इक्वल टू एफ डी, जो कि अभी हमने फाइंड किया। बिल्कुल इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क और वर्क क्या होती है, एफ डी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया या सिंपल एनर्जी हो गया, ये सारे के सारे एक्चुअली एनर्जी होती है और एनर्जी वर्क की इक्विवेलेंट होती है। तो आपने वर्क की क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के केस में वर्क की डायमेंशन होगा। यहाँ पर ये 1/2 है तो 1/2 को आपने इग्नोर करना है क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। आपने एम और वी स्क्वायर की डायमेंशन को यहाँ पर लिखना है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये पार्ट बी में भी आपने एम जी एच की डायमेंशन को क्या करना है, यहाँ पर सिंपली पुट करना है और जो है क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो उम्मीद है आप कर पाएंगे, ऐसा ही है। वेरी गुड। सो आज के लिए इतना ही, यहाँ पर आके हमारे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आपका टास्क यही है कि आज की नेक्स्ट लेक्चर तक आपने सिर्फ और सिर्फ जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं इसी चैप्टर 1 के, वो सारे के सारा जो है आपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद उनके आपने क्या करना है, केम स्कैनर एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आपने डाउनलोड करना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपने वहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो है वहाँ से आपने क्या करना है, इन सारे पिक्चर्स को बनाना है और पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक हो गया? तो ये कल तक लाजमी आपने मुझे जो है क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को हल करके व्हाट्सएप करना है ताकि मैं चेक करके आपको वापस जो है भेज भी सकूँ। जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं या जहाँ जहाँ पे आपने मिस्टेक किए हैं वो मैं जो है करेक्शन करके आपको वापस भेज दूँगा, तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। आज के काम कल पे नहीं छोड़ना है, सारे जो है
क्वेश्चन जो है आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपने मिस नहीं करना है। तो पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो है आते होते हैं, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में डायमेंशन वाला टॉपिक। सारे जो है इम्पोर्टेंट है और डायमेंशन वाला टॉपिक जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें जो है एक छोटा-सा जो है एक और टॉपिक था, ठीक है? वो कौन-सा टॉपिक था? प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी कुछ इस तरह था, हाँ, ठीक है? वो वाला टॉपिक आप खुद पढ़ें, अगर आपको समझ नहीं आए तो वो बेशक आप मुझसे पूछ सकें, ठीक है? वो आसान है, वो एक दफ़ा आप जो है उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। क्लियर हो गया? प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी है, हाँ, 1.8 है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। वो टॉपिक पढ़ें और आप वो खुद मुझे समझा दें। थ्योरी है, ठीक है? अगर स्टिल आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, ऊँचा बोलें ना, मुझे नहीं आवाज़ आ रही आपकी। तो कल तक क्लियर हो जाएगा? ओके, तो इंशाल्लाह फिर हम कल मिलते हैं, ठीक है? वही अपने पुराना टाइम पे। और थोड़ा-सा आप कोशिश करेंगे ना 10-15 मिनट जल्दी आ जाएँ, ठीक है? ठीक है? तो मैं आपको मैसेज करूँगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? ताकि जो है, क्योंकि 10-15 मिनट शुरू के वो वैसे भी जो है हमारा ज़ाया हो जाता है। आपके इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इंटरप्ट कर रहा होता है आपको, आप बार-बार जो है मीटिंग से लेफ्ट हो रहे होते हैं, तो वो 10-15 मिनट जो है उसी में चला जाएगा। तो एग्ज़ैक्ट जो है हमारा 7 बजे जो है फिर हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा। क्लियर होगा? तो इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने करना है। खुदा हाफ़िज़।